नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। देखो, भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है मुख्य रूप से 4 नदियों से मिलकर बना है। और वो 4 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मुख्य रूप से प्रायद्वीप भारत की नदियां। और प्रायद्वीप भारत की नदियों में आती है आपकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो भारतीय अपवाह तंत्र को साथियों मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन सा? यहां पर जानेंगे। एक तो होता है बारहमासी नदियां। कौन सा साथी? बारहमासी नदियां। ये जो बारहमासी नदियां हैं साथी, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये ऑल सीजन है ना। सभी सीजनों में क्या करती हैं? इनमें वर्षभर पानी बहता है। लेकिन कुछ नदियां हो जाती हैं साथियों, कौन सी? मौसमी नदियां। कौन सी साथी? मौसमी नदियां। तो साथियों, इनमें मुख्य रूप से कौन से मौसम में इन नदियों में पानी प्रवाहित होता है? तो वर्षा ऋतु में इनमें लगभग जो सभी उत्तर भारत की नदियां हैं वो किस में आती हैं? बारहमासी नदियों में आती हैं। लेकिन जबकि जो मौसमी नदियां हैं वो प्रायद्वीप भारत की लगभग सभी नदियां, अगर हम कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी को अगर एक साइड छोड़ दें तो बाकी सारी जो नदियां हैं वो किस में आएंगी? मौसमी नदियों में आएंगी। तो अधिकांश जो है बारहमासी नदियां कहां पर पाई जाती हैं साथियों? उत्तर भारत में। तो कहां पर पाई जाती हैं? उत्तर भारत में, मतलब नॉर्थ इंडिया में। और यहां पर जो मौसमी नदियां हैं ये पाई जाती हैं दक्षिण भारत में। आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, यानी साउथ इंडिया में। ठीक। हम हमारा जो आज का सबसे पहली जो नदी है वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो नदी कौन सी है साथियों? हमारी सबसे पहली वाली, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। सॉरी, उसका नाम है सिंधु। क्योंकि हम भारत के सीड से शुरू करेंगे तो हमारी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। आज हम किसके बारे में जानेंगे? पहला टॉपिक है हमारा सिंधु नदी। और सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी हैं और उन 5 प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदी साथियों कौन कौन सी हैं। तो आइए जानते हैं कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाती है। पहली हो जाती है झेलम, दूसरी हो जाती है चेनाब, दूसरी कौन सी हो जाती है साथियों? चेनाब। तीसरी कौन सी हो जाती है साथियों? रावी। चौथी कौन सी हो जाती है साथियों? व्यास। और साथियों 5वें नंबर पर आ जाती है सतलुज। तो आज हम सबसे पहले इन नदियों के बारे में जानेंगे। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। देखो साथी, ये यहां पर उत्तराखंड में, ये मैं एक काला काला कर रहा हूं। और ये क्या है साथी? मान सरोवर झील। तो साथी ये क्या है? मान सरोवर झील। तो ये है आपकी साथी मान सरोवर झील। मान सरोवर झील के पास पड़ता है साथियों एक, इस जगह पर एक ग्लेशियर जिसका नाम है साथियों सानो ख्वाब हिमनद। स्वानो ख्वाब हिमनद। अंग्रेजी को अंग्रेजी में हिमनद को ही साथियों क्या कहते हैं? ग्लेशियर। या फिर हिंदी में दूसरे शब्दों में ग्लेशियर को हम हिमानी के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको सानोखाव हिमानी या फिर हिमनद, अंग्रेजी में आपको सानोखाव ग्लेशियर देखने को मिलता है। अब हमने बता दिया कि सानोखाव क्या है? एक ग्लेशियर है। ठीक। इससे ग्लेशियर हमने यहां पर क्यों लिखा है? तो साथ ही यहां पर एक प्रमुख नदी निकलती है और उस प्रमुख नदी का नाम क्या है? जो कि लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए इधर की तरफ चली आती है। और साथियों उस नदी का नाम है सिंधु। क्या है? सिंधु। उस नदी का नाम क्या है साथियों? सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी की देन है हड़प्पा सभ्यता, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी की देन बोला जाता है। तो साथियों यहां पर हमने जाना कि सानोखाव हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। तो साथियों सानोखाव हिमनद से निकलती है आपकी सिंधु रिवर। तो आपने जाना कि यहां पर, अच्छा इससे आगे बात करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के पार कौन सी नदी निकलती है। ठीक है। अच्छा, यहां पर इसके अगर हम एक तरफ की बात करें कि दाएं हाथ की नदियां, दाएं हाथ की नदियां, तो दाएं हाथ की नदियों में साथियों
सबसे पहले जो इसमें नदी मिलती है वो कौन सी नदी मिलती है? तो साथियों श्योक मिलती है। श्योक के बाद साथियों नुब्रा मिलती है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं जानी, हमने एक जनरल नॉलेज के लिए जान लिया कि इसके दाहिने हाथ की नदियों में कौन सी है, श्योक है, नुब्रा है। ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, और इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रेयर केस में जीके में साथियों कुछ भी पूछ सकता है ना। वो ये भी पूछ सकता है कि तुम्हारे मामा का नाम क्या है, और ये भी पूछ सकता है कि मेरे मामा का नाम क्या है। तो ऐसा ही सवाल हो सकता है, वो तुमसे कुछ ही पूछ सकता है अगर ये पूछने लगा तो। ठीक, अच्छा यहां पर बात करते हैं सिंधु के बाद दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी है साथियों? तो यहां से निकलती है। ठीक है, और ये यहां पर इस तरीके से इसमें मिल जाती है आगे चलकर झेलम में, और इस नदी का नाम क्या है साथियों? झेलम नदी। तो कौन सी है साथियों? झेलम, झेलम नदी। ये जो साथियों झेलम नदी है ये कहां से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है वेरीनाग। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है साथियों? वेरीनाग। और वेरीनाग में एक झील पड़ती है शेषनाग झील। शेषनाग झील से ही निकलती है आपकी कौन सी नदी साथियों? झेलम। तो झेलम नदी कहां से निकलती है? कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा सही दिखाई देगा। तो जम्मू कश्मीर के ये जो स्रोत है मान के चलो ये क्या है? वेरीनाग। वेरीनाग जिले की क्या है साथियों? वेरीनाग जिले में पड़ती है शेषनाग झील। तो साथियों क्या पड़ती है? शेषनाग झील। वेरीनाग जिले में साथी क्या होगी? शेषनाग झील। तो आपका पहला पॉइंट समझ में आया कि सिंधु नदी सानोखाब हिमनद से निकलती है और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। इसकी दूसरी सहायक नदी है झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलकर, मैं मान के चलो ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ऊपर लद्दाख है। तो क्या है? जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है वेरीनाग और उसमें पड़ती है शेषनाग झील, और वहां से निकलती है आपकी झेलम रिवर। ठीक, झेलम के बाद यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक नदी निकलती है जो आगे चलकर लद्दाख में चली जाती है, और ये नदी कौन सी है साथियों? इस नदी का नाम है चिनाब। और ये झेलम आगे जाकर चिनाब में ही मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम किसे मिल जाती है? आगे जाकर चिनाब में ही मिल जाती है। ठीक, झेलम किसे मिल जाती है साथियों? आगे चलकर चिनाब में। अच्छा ये नदी कौन सी है? कि ये बताइए कि ये नदी तो आपने बना दी, लेकिन ये नदी है कौन सी? तो साथियों आपको बताना चाहूंगा ये जो नदी है आपकी, ये है आपकी कौन सी? चेनाब नदी। चेनाब नदी। तो साथियों ये है आपकी कौन सी? चेनाब नदी। चेनाब नदी कहां से निकलती है? तो साथियों ये चेनाब नदी निकलती है किससे? कौन से दर्रे से होकर गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी। ये जो स्रोत है तो यहां पर लिख रहा हूं हिमाचल प्रदेश का बारालाचाला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का बारालाचाला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से ये नदी निकलती है। कौन सी? चेनाब नदी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के चेना बारालाचाला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है साथियों? चेनाब नदी निकलती है। फिर इसके बाद साथियों हिमाचल प्रदेश से ही कौन सी नदी निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से नदी निकलती है आपकी साथियों रावी नदी। ठीक, तो कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी निकलेगी साथियों? ये नदी कौन सी होगी? रावी, है ना। तो ये नदी आगे जाकर इसी में मिल जाएगी। तो ये वाली नदी कौन सी होगी साथी? एक सेकंड देखिए, ये वाली नदी कौन सी है साथियों? रावी। ये वाली नदी कौन सी हो गई साथियों? रावी। अच्छा जो रावी नदी है ये कहां से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला है और रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो ये क्या हो गया? कांगड़ा जिला। कांगड़े जिले के पास से कौन सा है साथियों? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा।
फिर एक नदी और निकलती है साथियों यहां से, मान के चलिए आप, है ना। तो ये यहां से नदी निकलती है, और एक नदी निकलती है साथियों यहां से, लगभग मान सकते हैं आप यहां से। तो ये स्रोत बना रहा हूं। और ये क्या है जो आपको पिंक पिंक में दिख रहा है, ये है साथी आपकी राकसताल झील। साथियों ये क्या है, राकसताल झील। तो ये क्या है साथी आपकी राकस ताल झील। तो साथियों देखो आराम से करा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपको एक बार अगर दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएंगी ना, तो कोई भी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी टाइप से प्रैक्टिस करेंगे और अगले 10 से 15 मिनटों में आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस जो चीज 1 घंटे की होती है ज्योग्राफी में, वो मैप के थ्रू 5 से 10 मिनट में साथियों क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। क्योंकि ज्योग्राफी है तो मैप है, तो ज्योग्राफी है, और मैप नहीं है तो बिना मैप के ज्योग्राफी क्या है, बिल्कुल बेकार सी दिखती है। ठीक है, फिर हमारी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है ये है राकसताल झील। और साथियों राकसताल झील से बात करें तो राकसताल झील से निकलती है साथियों आपकी कौन सी नदी, कुछ इस तरीके से, और आगे चलकर ये किस्म मिल जाती है इसमर, और ये आगे चलकर यहां पर ये सारी नदी किस्म मिल जाती हैं, इसी में मिल जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे हल्का सा मिटाएंगे। ठीक है, तो ये नदी है, ये आ रही है, और ऊपर से ये जो नदी आ रही है ये इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो पंजाब से गुजरती है, और ये नदी कौन सी है साथियों, सतलुज। सतलुज नदी। तो साथियों ये जो नदी है आपकी कौन सी नदी है साथियों, सतलुज नदी। ये जो सतलुज नदी है ये कहां से निकलती है साथियों, सतलुज नदी निकलती है राकसताल झील से। अब साथियों देखो मुझे थोड़ा सा हल्का सा डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां से रावी भी निकालनी होगी। ठीक है, तो रावी भी निकालनी होगी, तो पिंक पीला ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां से स्रोत बताया था, यहां से कौन सी नदी निकल रही थी, रावी। तो रावी कहां से निकल रही थी, ये स्रोत है, और यहां से जो रावी निकलकर यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है इसी वजह से, है ना। ऐसा मत करना कि रावी सबसे पानी ज्यादा लाती है। ठीक है, तो देखने की वजह से मैंने क्या कर दिया है, डार्क। और साथियों ये जो रिवर है वो कौन सी है, रावी। तो रावी रिवर है, ये साथियों कहां से निकलती है बताइए, अभी बताया था ना। सॉरी, एक सेकंड, थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि रावी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये जो रिवर है साथी ये है व्यास। रावी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये जो रिवर है साथी व्यास। ये रोहतांग दर्रे के पास ही पड़ता है, रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है कौन सा साथियों, व्यास कुंड। रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है साथियों व्यास कुंड, और वहीं से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है साथियों, रोहतांग दर्रे के पास एक पड़ता है व्यास कुंड, और व्यास कुंड से साथियों कौन सी नदी निकलती है, तो साथियों आपने देखा कि व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, तो व्यास नदी ही निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है व्यास कुंड, और वहां से निकलती है व्यास नदी। एक मिनट थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन सी नदी निकलती है, व्यास नदी निकलती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्लियर करेंगे थोड़ा सा। देखो चीजें आपको, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, देखो लंबाई रेयर केस में आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन वैसे लंबाई का कोई भी मैटर नहीं रखता है। किस नदी की लंबाई भारत में कितनी है और संपूर्ण लंबाई कितनी है। अगर वो पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र की पूछेगा या फिर गंगा की पूछेगा, लेकिन अगर यहां आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं कि जो नदी है कौन सी, सिंधु नदी, इसकी जो लंबाई है साथियों वो 2280 किलोमीटर है संपूर्ण लंबाई। लेकिन इसकी भारत में लंबाई कितनी है, 1115 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई
बताई जाती है। झेलम की जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है, लेकिन ये इसकी भारत में 400, और सतलुज जो नदी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल है 1500, और भारत में बताई जाती है 1050। ठीक, तो यहां हमने जाना, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूं, भारतीय अपवाह सिस्टम मतलब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इसकी दो शाखाओं में बांटा गया है, बारहमासी नदियां और मौसमी नदियां। अधिकांश जो है बारहमासी नदियां कहां पर बहती हैं, उत्तर भारत में, लेकिन अधिकांश मौसमी नदियां बहती हैं दक्षिण भारत में। और हमने पहली नदी का तंत्र पढ़ा था, कौन सा, सिंधु। सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक, अब यहां पे हमने जाना था, एक सेकंड, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे जो इसमें नहीं होगा, पिंक ग्रीन, ये वाला नहीं है शायद से, है ना, ब्लैक भी थोड़ा सा कम है, चलिए ये ले लेंगे। ठीक है, आपकी एक बात समझ में आई होगी कि जो सिंधु नदी है ये साथियों कहां से निकलती है, सानो ख्वाब हिमनद से निकलती है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। दाएं हाथ से इससे मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, श्योक और नुब्रा। लेकिन जबकि बाएं हाथ से मिलने वाली साथियों नदियां कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक, आगे चलेंगे, इसमें इसकी एक प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो है झेलम। झेलम नदी कहां से निकलती है, जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है साथियों, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, कौन सा, वेरीनाग। वेरीनाग में पड़ती है साथियों शेषनाग झील, वहां से ये नदी निकलती है, कौन सी, झेलम। झेलम से नीचे आएंगे तो एक प्रमुख नदी निकलती है साथियों, चेनाब। तो चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है, और आगे चलकर पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। फिर रावी नदी निकलती है, और रावी नदी साथियों कहां से निकलती है, यहां पर दिख रहा होगा, रावी नदी निकलती है साथियों रोहतांग दर्रे के पास है, कांगड़ा जिला, और वहां से निकलती है आपकी रावी नदी। रावी नदी के बाद आती है साथियों व्यास नदी। व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से, और व्यास कुंड पड़ता है रोहतांग दर्रे के समीप। आगे की बात करें कि कौन सी नदी है, सतलुज नदी, ये हिमालय पहाड़ से निकलती है और राकसताल झील से निकलती है। और ये 5 नदियों का जो शहर बोला जाता है साथियों, 5 नदियों का शहर या फिर राज्य, तो वो हो जाता है पंजाब, है ना। पहले पंजाब पूरा हुआ करता था साथियों, है ना, पंजाब, जैसे हमारा राष्ट्रगान है कौन सा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो पूरा का पूरा भारत खत्म हो जाएगा इसी में, आगे इस चीज को बताएंगे, लेकिन उससे पहले कैसे खत्म होगा, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आप जान लीजिए। ठीक है, तो आपकी उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको कंठस्थ याद हो गई होंगी। फिर आगे इससे एक जुड़ा हुआ सवाल क्या पूछता है साथी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता है कि बताइए कि उत्तर भारत की कौन सी नदी हिमालय पहाड़ से निकलती है। अब तक हमने कितनी नदियां पढ़ी, वैसे पढ़ी 5, और सिंधु को मिलाकर हो गई साथियों 6। 6 नदियों में से 2 नदियां हैं जो हिमालय पहाड़ से निकलती हैं। तो पहली नदी कौन सी है साथियों, सिंधु, तो हिमालय पहाड़ से। और दूसरी नदी कौन सी है साथियों, ये जो आपकी सतलुज है। तो दूसरी नदी कौन सी है साथी, सतलुज, ये भी हिमालय पहाड़ से निकलती है। तो उम्मीद करेंगे ये आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। चलते हैं आगे की तरफ और अगली स्क्रीन पर कि इन नदियों पर पाए जाने वाले बांध कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे हम डैम के बारे में भी जान लेंगे, तो हमें चीजें ठीक से समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, चलो चलें साथी, चलते हैं आगे की तरफ। देखो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, चेनाब। और चेनाब नदी पर 3 बांध पाए जाते हैं, बगलेहार, दुलस्ती और सलाल बांध। उसके बाद आती है आपकी झेलम नदी। उरी तथा बारामूला जो बांध हैं वो इसी नदी पर पाए जाते हैं। दुर्मुख बांध किस पर पाया जाता है साथियों, दुर्मुख बांध पाया जाता है सतलुज नदी पर। फिर एक बांध है भागड़ा नागल बांध, ये भी सतलुज नदी पर ही पाया जाता है।
और किशनगंगा बांध पाया जाता है नीलम की सहायक नदी पर। ये बांध के नाम से पूछ सकता है और परियोजना के नाम से पूछ सकता है। तो बांध किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और उसी को परियोजना कहते हैं। देखो, दो तरीके से बांध को बनाया जा सकता है, दो कई उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? जल विद्युत का उत्पादन। मतलब क्या होता है कि जल से बिजली बनाना ही जल विद्युत कहलाती है। और दूसरा होता है साथियों सिंचाई के लिए। तो प्रमुख दो उद्देश्य से बांधों का निर्माण किया जाता है, सिंचाई के लिए और किसके लिए? जल विद्युत के लिए, है ना। तो चिनाब नदी पर बांध, तो सबसे पहला कौन सा है? बगलिहार। साथियों, ये जो बगलिहार बांध है ये कहां पर पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पड़ता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। तो बगलिहार बांध कहां पर पड़ता है? डोडा में, है ना। ये सारे बांध जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, साफ करके लिखेंगे इसे, ठीक है। तो बगलिहार कहां पर पड़ता है? डोडा। फिर पड़ता है आपका साथियों दुलहस्ती बांध। तो साथियों, आपका जो दुलहस्ती बांध है ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है किश्तवाड़ जिले में। तो कहां पड़ता है साथी? किश्तवाड़ जिले में। किश्तवाड़ जिले में। फिर साथियों आपका कौन सा पड़ता है? सलाल। सलाल बांस ये कहां पर पड़ता है साथियों? ये पड़ता है रियास जिले में। तो साथियों कहां पड़ता है? रियास जिले में। हम्म, रियास जिले में। और सारे के सारे कहां पर पड़ते हैं? चिनाब नदी पर। और कहां पड़ते हैं साथियों? जे एंड के। आगे देखेंगे उरी बांध। और दूसरा कौन सा है साथियों? बारह मूला बांध। बारह मूला, मूला का लड़का, है ना। बारह मूला बांध ये कहां पड़ता है साथियों? ये किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। ये भी जम्मू कश्मीर में है दोनों। तो कहां पर है? जे एंड के। फिर आगे आएंगे कौन सा? उसी को ले ले रहे हैं ना, किशन गंगा बांध। किशन गंगा बांध। तो साथियों किशन गंगा बांध कहां पर पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है नीलम नदी पर। नीलम किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि भैया हमारे गांव में जो नदी बहती है वो कौन सी नदी हो गई? तो मेरे भाई, अगर उन नदियों को काउंट करने लगे ना तो शायद भारत में इतनी नदियां बहती हैं कि हमारी आधी जिंदगी गुजर जाएगी उन नदियों के बारे में जानने में, है ना। फिर नदियां किस गांव से होकर जा रही हैं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हम उन नदियों के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो यहां पर सिर्फ सिर्फ इतना जानेंगे कि क्या है कि जितना पेपर में आता है उतना पूछेंगे। कभी ये ना कि हमारे गांव में से कौन सी नदी निकलती है, वो किस गांव में जाती है, कहां से शुरू होती है, कहां से एंड होती है। कुछ टाइम में मेरे से पूछा गया था कि काली नदी कहां से निकलती है ना। फिर मैंने बताया था, लेकिन ऐसे सवाल फिजूल के सवाल होते हैं कि हमारे गाँव में जो नदी है, नाला है, वो कहां से। हाँ, अगर तुम्हारे गाँव से और गंगा जा रही है तो गंगा के बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई नाला या नहर या बंबा जा रहा है तो उसके बारे में पूछने से कोई मतलब नहीं है। नहर भी जा रही है तो अगर वो शारदा नहर है, ऊपरी गंग नहर है, निचली गंग नहर है, तो उसके बारे में आप क्लियर से पूछ सकते हैं। लेकिन जिसका कोई ऊपरी गंग नहर की अगर कोई शाखा है तो उसके बारे में जानने से हमें कोई लाभ नहीं है। तो पहला कौन सा था? बगलिहार बांध, दुलस्ती बांध, सलार बांध चेनाब नदी पर पड़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उरी बांध, बारामूला बांध झेलम नदी पड़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। किशनगंगा बांध नीलम नदी पर है जो कि झेलम की सहायक नदी है। आगे चलेंगे, इधर की तरफ देखेंगे तो कौन सा बांध पड़ेगा साथी? तो आइए
तो कौन सा है? भागड़ा नागल बांध। देखो भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर। भांगड़ा नागल बांध क्या है? एक एक ही बांध है, लेकिन जो इसका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसे हम कहते हैं भांगड़ा, और जो हिस्सा नागल मतलब पंजाब में पड़ता है तो उसे बोल देंगे हम। ठीक, तो जो हिस्सा कहां पड़ता है? पंजाब में। तो ये हिस्सा कहां पड़ता है साथियों? पंजाब में। इससे आगे चलेंगे तो पंजाब, ठीक है। चलिए, तो भांगड़ा नागल बांध कहां पर पड़ता है? सतलुज नदी पर। भांगड़ा जो भाग है वो हिमाचल प्रदेश में, और पंजाब। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत माता का मंदिर कहकर पुकारा था, क्योंकि वहां पर जल विद्युत की क्षमता और बहुत ज्यादा। भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्व बांध है वो यही बांध है, भांगड़ा नागलिया बांध। देखो गुरुत्व बांध और सबसे ऊंचा बांध की एक विशेषता होती है, हिमाचल प्रदेश ऊंचा है, ठीक, तो भांगड़ा बांध हो गया सबसे ऊंचा। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो उत्तराखंड का टेहरी बांध है, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है। लेकिन देखो, अगर नींव से, उसके तल से लेकर, जैसे कि मान के चलो ये आपका फ्लोर है, किसी का फ्लोर है, फ्लोर से ऊपर इतनी बिल्डिंग जा रही है, तो क्या हो गई? ये आपकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वो समुद्र से उसकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 मंजिल मकान बना लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 4 मंजिल बना लेते हैं। लेकिन किसी रेयर केस में ये होता है कि 2 मंजिल वाले मकान की ऊंचाई 4 मंजिल वाले मकान से ज्यादा होती है। रीजन ये होता है कि वो बहुत ऊंचे स्थान पर घर बना लेता है, और गुरुत्व के कारण अगर उसके एक एक्चुअल किससे मानेंगे, अगर समुद्री तल से, तो वो वाला भाग ऊंचा होगा। जैसे आपके यहां पर कहीं पर कोई व्यक्ति क्या कर लेंगे, जो आपकी आम भाषा में कहते हैं कि भर्त कर लिया है ना, तो उसी तरीके से क्या होता है आती गुरुत्व बांध है ना, जो कि समुद्री तल से सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, जो कि अगर वैसे लंबाई में ऊंचा है कि भाई 4 बिल्डिंग है तो 10-10 फीट की हो गई, तो कितनी हो गई? 40 फीट हो गई। लेकिन उसकी क्या है, उसका भर्त काउंट न किया जाता। लेकिन उसमें क्या किया जाता है, अगर पूरा का पूरा काउंट करोगे तो वो चीज होगी, वो होता है गुरुत्व बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। तो इसके बारे में लिखेंगे, भारत का, इधर लिखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा यही है, ठीक है। आगे एक और बांध पढ़ेंगे साथ ही हम, दुर्मुख बांध। आपके लिए सवाल है, दुर्मुख बांध किस नदी पर है? सतलुज। तो कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कॉमन सेंस के द्वारा। क्लियर लिखेंगे थोड़ा सा। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि ये बताइए कि दुर्मुख बांध जो है सतलुज नदी पर है, और आपको बताना है कि किस स्टेट में पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। तो साथियों यहां पर हमने जाना कि बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल चेनाब नदी पर, उरी बारामूला झेलम पर, किशनगंगा नीलम पर, और बांगड़ा नागल बांध और दुर्मुख बांध सतलुज नदी पर हैं। तो यहां पर हो जाती है आपकी सारी चीजें इससे संबंधित खत्म, ठीक है। जो कि कौन सा है? आपकी नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। तो यहां पर सिंधु नदी को हम पूरी तरह से क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। और ये ज्योग्राफी के साथ साथ साथियों स्टैटिक जीके का भी टॉपिक होता है। तो आप देख सकते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर, और क्लियर करेंगे अपनी अपनी बातों को। कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या भाई हमें ये समस्या आ रही है और ये हमारे डाउट है पॉलिटी से, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड और इस पॉइंट से रिलेटेड। कमेंट की कमेंट कीजिए, है ना साथियों। जो भी बात होगी अच्छे से क्लियर होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो हम आपको आपका अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि कम कंटेंट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें, ठीक। तो चलिए,
एक सेकंड होल्ड कीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। ये चलो, अब जो हमारा टॉपिक होगा, हम सिंधु नदी के बारे में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, सारी चीजें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी कि क्या क्या चीजें है, कैसे कैसे है। सिर्फ यहां पर मैप में दिमाग लगाना है, बाकी आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, गंगा अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा अपवाह तंत्र। तो साथियों, गंगा अपवाह तंत्र जानने से पहले यह भी जान लें कि गंगा नदी कहां बनी, कैसे बनी है ना। तो जान सकते हैं ना, क्योंकि गंगा, पहले गंगा बना तो लें। देखो साथियों, कलर करेंगे थोड़ा सा, चलो ठीक है ना। यह स्थान है साथियों आपका कौन सा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से साथियों यहां से क्या निकलती है, नदी निकलती है एक, अलकनंदा। तो साथियों बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, अलकनंदा। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और यहां से एक नदी निकलती है कहां से, गंगोत्री से। एक गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है, वहां से एक नदी निकलती है साथियों, यहां पर आकर मिल जाती है, और यहां पर बनता है साथियों ये जो ग्रीन ग्रीन में, ये स्थान है साथियों आपका देव प्रयाग। देव प्रयाग के साथ साथ हम जो पिछले 4 प्रयाग हैं, जो टोटल पंच प्रयाग हैं, आज उनके बारे में जानेंगे कि पंच प्रयाग होता क्या है, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं जब प्रयाग बनता है, ठीक है। तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है साथियों, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी भागीरथी। आपकी समझ में इतना तो आ गया होगा, जब भागीरथी तथा अलकनंदा, कौन सी साथियों, भागीरथी तथा अलकनंदा दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो एक संगम बनाती हैं, और उस संगम को साथियों हम किस नाम से जानते हैं, तो देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। आगे यहां से निकलती है एक ग्लेशियर है, कौन सा आपका, यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर, और यहां से साथियों एक नदी निकलती है जो यहां पर आकर किससे मिल जाती है, ये स्थान मान लेंगे, है ना, थोड़ा सा दूर रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये स्थान है साथियों आपका प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज, और पहले का इलाहाबाद। तो यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है साथियों, यमुना। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है साथियों, यमुना। आगे बात करेंगे, देखिए, चलिए, सबसे पहले यहां पर एक नदी मिलती है किससे, अलकनंदा से, और उस नदी को क्या बोलते हैं साथियों, धौली गंगा। धौली गंगा, जब धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है तो साथियों उस स्थान को बोलते हैं साथियों विष्णु प्रयाग। उस उसको उस स्थान को क्या बोलते हैं साथियों, विष्णु प्रयाग। तो जब धौली गंगा तथा अलकनंदा मिलेंगी तो क्या होगा साथियों, वह स्थान, वो होगा स्थान आपका विष्णु प्रयाग।
ठीक, आगे चलेंगे तो धौली गंगा के बाद एक यहां पर और नदी मिलती है, कौन सी? नंदाकिनी। तो कौन सी साथी? साफ करके लिखेंगे, है ना? तो कौन सी है? नंदाकिनी। तो साथ ही यहां पर नंदाकिनी मिलती है, तो यह स्थान बन जाता है आपका नंद प्रयाग। तो कौन सा है? नंद प्रयाग। फिर एक और नदी मिलती है साथियों यहां पर, और वो कौन सी नदी निकलती है? तो पिंडार गंगा या फिर पिनरई गंगा। कौन सी साथी? पिनरई गंगा। तो पिंडार गंगा या फिर पिनरई गंगा। और फिर क्या बनता है साथियों यहां पर? कौन सा प्रयाग बनता है ये बताइए। तो यहां पर बनता है साथियों कर्ण प्रयाग। तो यहां पर कौन सा बनता है साथियों? कर्ण प्रयाग। यहां पर बनता है कर्ण प्रयाग। तो इस तरफ से बनने वाले हमने 3 प्रयाग जाने कि जहां से धौली गंगा और कौन सी मिलती है? अलकनंदा। तो वहां पर बनता है विष्णु प्रयाग। और जहां पर नंदाग्नि और अलकनंदा मिलते हैं तो वहां पर बनता है नंद प्रयाग। और जहां पर पिनरई या फिर पिंडार गंगा मिलते हैं तो वहां पर बनता है कर्ण प्रयाग। अब साथियों जो अगला हमारा प्रयाग आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा साथियों आपका रुद्र प्रयाग। तो साथियों यहां पर एक जगह है जहां से भगवान शिव का असीम धाम है, और वो धाम कौन सा है साथियों? केदारनाथ। ठीक, यहां से मिटाएंगे थोड़ा सा इसे। तो क्या है? केदारनाथ। तो इसे टेंपल टाइप का बनाए देने, ठीक है? केदारनाथ। केदारनाथ से एक साथी नदी निकलती है, उस नदी का नाम है साथियों कौन सी? मंदाकिनी। और जब वो मंदाकिनी और कौन सी आपकी अलकनंदा मिलती हैं तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो साथियों बनता है आपका रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है साथियों आपका? रुद्र प्रयाग। तो ये साथियों नदी कौन सी है आपकी? मंदाकिनी। क्लियर हुआ कि पंच प्रयाग किस किस तरीके से बनते हैं? एक बार फिर से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली नदी कौन सी है? यमुना। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। दूसरी कौन सी है? भागीरथी गंगोत्री से। और अगली कौन सी है? अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो वहां पर हाँ, चलिए। तो साथियों जहां जहां पर अलकनंदा तथा धौली गंगा दोनों मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। जहां पर अलकनंदा तथा नंदाग्नि मिलती हैं तो उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। और जहां पर अलकनंदा तथा पिनरई गंगा मिलती हैं तो उस स्थान को कहते हैं कर्ण प्रयाग। और जहां पर साथियों मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो उस स्थान को कहते हैं रुद्र प्रयाग। इससे याद रखते हैं कि भगवान शिव का असीम धाम जो कि केदारनाथ है, केदारनाथ और भगवान शिव का एक अन्य नाम है रुद्र, रुद्रावतार। तो उससे याद रख सकते हैं कि भगवान केदार के मठ से निकलने वाली मंदाकिनी, उसके पास से निकलने वाली मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग से निकलती है तो कौन सी होती है? वहां अलकनंदा से मिलती है तो उस स्थान को कहते हैं साथियों रुद्र प्रयाग। तो ये थे आज के हमारे पंच प्रयाग। और जहां पे गंगोत्री तथा ये मिलती हैं तो क्या होता है? गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा मिलती हैं तो वहां पर बनता है साथियों आपका देव प्रयाग। तो वहां पर क्या बनेगा? देव प्रयाग। चलो एक चीज और देखेंगे यहां पर। प्रयागराज, गंगा और यमुना मिलकर प्रयागराज में क्या बनाती हैं साथियों? संगम बनाती हैं, संगम बनाती हैं, ठीक है साथियों। एक बार आप सोच के देखना थोड़ा सा, है ना? क्वालिटी में भी अंतर देख पाओगे आप। और एक बार थोड़ा सा कंपेयर करना कि कम समय में बेहतरीन कंटेंट और बेहतर क्वालिटी के साथ जेई क्लासेस आपको हमेशा डिलीवर करता है और आज भी आपको
कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ डिलीवर किया जा रहा है। आप किसी भी बुक को उठा लेना, कहीं भी देख लेना, आप खुद एनालिसिस करना कि 1 घंटे की मात्र वीडियो क्लासेस में कितना आपको कंटेंट मिल पाता है। फिर एक बार यहां पर कंपेयर करना, समझाने में कुछ समस्या हो तो वो भी हमें बताना, क्योंकि आप हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि हम आपको जो देना चाहते हैं कंटेंट वो बेहतर से बेहतरीन हो। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको क्या दें, बेहतर से बेहतरीन दें, जिससे आप शिखर की बुलंदियों को छू पाएं। ठीक है, चलिए गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में हम जान रहे थे, और हमने जाना था यहां पर पंच प्रयाग के बारे में जाना था। कौन सा जाना था साथियों? पंच प्रयाग। तो यहां पर जाना था साथी हमने पंच प्रयाग के बारे में। तो एक बार इसे देख लेंगे, तब तक पानी पी लेते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। किसकी तरफ हम? चलिए शुरू करेंगे अब गंगा। देखो यहां से कौन सी मिली? असल में गंगा दो ही प्रमुख नदियों का संगम है, और दो प्रमुख नदी कौन सी हैं? अलकनंदा तथा भागीरथी। ठीक, तो ये यहां पर नदी कौन सी हो जाएगी साथियों? पहले है भागीरथी, और ये है यहां पर अलकनंदा। तो यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है अभी का, फिलहाल का, वो गंगा के बाएं हाथ की नदियां जानेंगे, मतलब बाएं तरफ की नदियां, है ना। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इधर ब्रैकेट में, गंगा की लेफ्ट हैंड की रिवर, है ना, बाएं तरफ की नदियां। तो गंगा की बाएं तरफ की नदियां। चलो, पहली नदी कौन सी है? भागीरथी। और दूसरी नदी कौन सी है साथियों? अलकनंदा। दोनों नदियां आ गई, यहां पर मिलकर क्या बना लिया साथियों इन दोनों ने? यहां पर मिलकर साथियों यहां पर बना लेती हैं दोनों देवप्रयाग। बाकी हमने छोटे छोटे में देख लिया है, तो यहां पर क्या बना दी साथियों? ये स्थान कौन सा है? देवप्रयाग। देवप्रयाग से ये नदी कहां, कितने राज्यों में बहती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए साथियों ये नदी कहां पर चली जाती है? तो पश्चिम बंगाल से होते हुए ये साथियों नदी निकल जाती है आपकी कहां पर? देखो ये है पूरी गंगा रिवर सिस्टम, है ना। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वर्तमान में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। उससे एक नदी निकलती है रामगंगा नदी, और सर्वप्रथम बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है वही नदी, और उस नदी का नाम क्या है साथियों? तो उस नदी का नाम है रामगंगा। तो कौन सी नदी है साथियों? रामगंगा। ये जो रामगंगा रिवर है, ये बरेली से होते हुए उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर, कहां पर? कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है। तो कहां पर मिलती है? कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है। तो रामगंगा रिवर जो है कहां से निकलती है, इसका स्रोत क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है, रामगंगा। और साथियों इसी रामगंगा रिवर पर कौन सा बांध है, बताइए जरा। रामगंगा नदी पर बांध कौन सा है, रामगंगा ही रामगंगा नदी पर बांध है। और जो टेहरी बांध है वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से कौन सी नदी निकलती है, रामगंगा, जो कि कन्नौज के पास किसे मिल जाती है, गंगा रिवर में मिल जाती है। तो चलिए यहां से आगे की तरफ चलते हैं। देखो यहां पर अगर हम आगे की तरफ बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, कौन सा साथी, पीलीभीत। पीलीभीत। पीलीभीत में साथियों एक झील पड़ती है, और उस साथियों झील का नाम क्या है, उस झील का नाम है साथियों फुलहर झील। कौन सी साथियों, फुलहर झील। तो पीलीभीत जिले में एक झील पड़ती है, फुलहर झील, और उसी झील से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है साथियों गोमती रिवर। तो वो नदी कौन सी है, गोमती रिवर। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निकट, है ना, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का बॉर्डर खत्म हो जाता है, तो गाजीपुर के निकट किसे मिल जाती है, तो मान के चलो ये हो गया आपका गाजीपुर। गाजीपुर के पास कैसे मिल जाती है ये, गंगा में। तो ये स्थान जो है साथियों आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। ठीक, आगे अगर हम बात करें, इस रिवर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, है ना, लखनऊ। ठीक है, इससे अगर हम आगे की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, कौन सी है साथियों, शारदा, जिसे हम काली के नाम से भी जानते हैं। साथियों इस नदी को काली के नाम से ऐसे नहीं जानते, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर के इलाके में जब ये नदी तूफान पर आती है तो खेतों के खेतों क्या करती है, बर्बाद कर देती है। घाघरा रिवर, है ना, तो जो आपको पता होगा कि जो चीजें घाघरा से नाम से हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि उनकी कुछ पता ना पड़ता कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो घाघरा रिवर का सबसे पहला काम क्या होता है, ये मिट्टी को अंदर से ही अंदर काटती चली जाती है, और किसी को पता नहीं पड़ता कि मिट्टी, और एकदम से जब मिट्टी एकदम साथियों धस जाती है, तो घाघरा का तो ये भीतर भीतर क्या करती है, कटान करती है। ठीक, तो सबसे पहले नदी कौन सी है साथियों, यहां से निकलती है नेपाल से, है ना, नेपाल के पास से, उत्तराखंड की सीमा से एक हिमनद पड़ता है, मिलान हिमनद। कौन सा साथी, मिलान हिमनद। और मिलान हिमनद से एक नदी निकलती है साथियों, शारदा। मिलान हिमनद से एक नदी निकलती है साथियों, शारदा। ये जो शारदा रिवर है, मिलान हिमनद से कौन सी नदी निकलती है साथियों, शारदा। और शारदा जो रिवर है ये बहराम घाट के निकट किससे मिल जाती है, घाघरा से मिल जाती है। नेपाल की सीमा पर एक ग्लेशियर है, ममसा तुंग, मप सा तुंग। मपसा तुंग ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। तो कौन सी है साथियों, घाघरा। ये जो घाघरा रिवर है ये आगे चलकर यूपी के बहराम घाट के निकट आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो ये क्या है, यूपी का बहराम घाट। तो यूपी के बहराम घाट के निकट किसमें मिल जाती है साथियों, शारदा और घाघरा आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो शारदा और घाघरा साथियों आपस में मिल जाती हैं, और ये पटना के समीप किसमें मिल जाती हैं, तो पटना कहां पर है, तो पटना ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बना दे पटना को, चलो ये मान के चले ये है पटना। पटना आगे बनाएंगे तो काम ना चलेगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पटना को हम यहीं पर ले आएंगे, पटना, है ना। पटना के समीप साथियों ये कैसे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है ना, पटना से पहले मिल जाती है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए ये कलर सा चेंज हो गया। ठीक है, अभी करेंगे फिर से।
तो ये स्थान कौन सा है साथी? ये है आपका पटना। ठीक है। अच्छा, पटना के समीप ये नदी पटना से पहले किससे मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ये साथियों रिवर कौन सी है? ये पूरी की पूरी जो रिवर चल रही है ये गंगा है। ठीक है, इसको दो भागों में ऐसे कर देंगे तो ये रिवर की भांति दिखाई देगी। तो ये जो रिवर है साथियों, ये रिवर कौन सी है? ये रिवर है आपकी गंगा। तो पानी कुछ इस तरीके का होता है, तो पानी बहा देंगे थोड़ा सा। चलिए, को ये सब चीजें इसलिए करी जाती हैं आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है ना? बाकी आर्ट बनाने का, सुंदर चित्रकारी करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है ना? सुंदर तो खैर हमसे बनती ना है, लेकिन उस तरीके से बना पाते हैं कि जिस तरीके से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हम चीजों को क्लियर कर सकें। समझ पा रहे हैं ना आप? यार, भावनाओं को समझो, बाकी बाकी बातों पे क्यों जा रहे हो? है ना? तो शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, तो आप समझ पाएंगे कि हम आपके साथ क्या साझा करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो पहली भागीरथी अलकनंदा मिलने वाली नदी कौन सी थी? रामगंगा, कन्नौज के समीप। दूसरी नदी थी पीलीभीत, जो कि फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत के पास से नदी थी ये आपकी गोमती। ये नदी थी गोमती। शारदा, और ये नदी थी आपकी घाघरा। और ये आगे किसके नाम से बहती है? तो आगे ये घाघरा के नाम से ही बहती है। तो आगे ये नदी किस नाम से बहती है? घाघरा के नाम से बहती है। ठीक। आगे एक नदी और चलती है साथियों, कौन सी? गंडक। तो गंडक रिवर भी इसी में मिल जाती है। तो ये रिवर कौन सी हो जाती है साथियों? गंडक। गंडक रिवर को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। तो नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। साथियों, मैं कह रहा था कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिटाना पड़ेगा। अब आगे मैं कोसी रिवर यहाँ पे चिपकाऊंगा तो कोसी रिवर यहाँ पे चिपक नहीं पाएगी, तो मुझे बहरहाल मजबूरी में क्या है, मिटानी पड़ेगी। है ना? देखो, कोसी रिवर की बात करें तो कोसी रिवर कुछ इस तरीके से बहती है ना? ये ऐसे बहती कि कंडक है ना? तो ये थोड़ा सा तो पूरा ही बेकार सा हो गया। ठीक है? तो ये पटना से आगे जाके मिलती है। ठीक है? और ये कौन सी है? गंडक। आगे बात करेंगे साथियों, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? नारायणी। आगे देखेंगे। चलिए, आगे किस नदी के बारे में जानेंगे साथियों? हम कोसी। देखो, ये कोसी रिवर है, ये कहां से निकलती है? कलर बदलेंगे, थोड़ा सा डल सा दिख रहा है ये। तो गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से। गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से। गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? कोसी। और ये बिल्कुल बाहर जाकर बिहार के बाहर जाकर किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है गंगा से। तो ये रिवर कौन सी है साथियों? कोसी। तो कोसी। और कोसी को साथियों क्या बोलते हैं? यहां पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोसी को क्या बोलेंगे? बिहार का शोक। साथियों, बिहार का शोक। तो घाघरा और शारदा भारत की ठीक ठाक बड़ी नदियां हैं और ये खतरनाक काम करती हैं। तो आपको यहां पर चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है? चलिए, बताइए यहां तक कुछ समस्या हो तो। चलिए, इतनी समझ में आई कि भागीरथी, अलकनंदा किसके हैं? गंगा के दो शीर्ष स्रोत हैं। और ये पूरी नदी क्या है साथियों? गंगा है। ठीक है?
तो इसके शीर्ष स्रोत है, इसमें बाएं तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? रामगंगा। प्रमुख जो बड़ी नदियां हैं, रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है, जिमकारू नेशनल पार्क से निकलती है। फुलहर झील कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है कौन सी नदी? गोमती नदी, पीलीभीत के पास से। और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है इसी पर बसी हुई है। मिलान हिमनद से कौन सी नदी निकलती है साथियों? शारदा निकलती है। ममसा तुंग ग्लेशियर से घाघरा निकलती है, नेपाल के पास से ही निकलती है दोनों। और बहराम घाट के निकट, यूपी के बहराम घाट के आपस में मिल जाती हैं। और या आगे ये घाघरा के नाम से बहती हुई पटना के समीप किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। आगे बात करेंगे साथियों गंडक नदी की, है ना। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी पटना से थोड़ा सा आगे किस में मिल जाती है? गंगा रिवर में मिल जाती है। आगे बात करेंगे साथियों किस नदी के बारे में? कोसी रिवर के बारे में। कोसी को बिहार का शोक जाना जाता है, बिहार के शोक के नाम जाना जाता है, क्योंकि कोसी को बिहार का शोक जानने का एक कारण क्या है कि यह जो नदी है अपनी दिशा में परिवर्तन करती रहती है, मतलब कभी तो इधर और कभी उधर। तो ये अपना जो है साथियों मार्ग बदलती रहती है। जब नदियां मार्ग बदलने लगेगी तो निश्चित क्या होगा? पानी से विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो गोसाइना चोटी के उत्तर से निकलती है आपकी कोसी नदी, जिसे हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। तो साथियों यहां पर जो हम अगली क्लास में जानेंगे, अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि भारत की जो गंगा रिवर सिस्टम है हमारा, उसकी दाएं हाथ की नदियों के बारे में। उससे पहले जो आज हमने जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किए हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलते हैं, चलिए। भारतीय अपवाह तंत्र। तो भारतीय अपवाह तंत्र को साथियों कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, बारहमासी नदियां और मौसमी नदियां। बारहमासी नदियां अधिकांश तक उत्तर प्रदेश में, और ये कहां पाई जाती हैं? मौसमी नदियां जो सीजनल होती हैं वो कहां पाई जाती हैं? दक्षिण भारत में। सबसे पहली नदी है सिंधु। सबसे पहली नदी है कौन सी है? सिंधु, जिसे हम जानेंगे सिंधु अपवाह तंत्र के नाम से। सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी की प्रमुख रूप से 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक। आगे हमने जाना था कि ये जो नदी है कौन सी आपकी? सिंधु। सिंधु नदी सानोखा हिमनद से निकलकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इसकी अगर दाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें तो श्योक हो जाती है नुब्रा, जो हमारे पेपर की दृष्टि से थोड़ा भी इंपोर्टेंस नहीं रखती है ना। अगर पूछने वाली बात आती है तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि ना पूछेगा, तो पूछने चाहेगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है। आगे इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है, शेषनाग झील से। फिर आगे कौन सी नदी निकलती है साथियों? चिनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से। फिर आपकी नदी कौन सी है? रावी। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है, कांगड़ा जिला। फिर नदी कौन सी है साथियों? फिर नदी आपकी व्यास, रोहतांग दर्रे के पास ही पड़ता है व्यास कुंड, वहां से कौन सी नदी निकलती है? व्यास। और आगे देखी हमने कि दूसरी जो भारत के पार से इन दोनों नदियों में नदियां निकलती हैं वो है राकसताल झील से निकलने वाली सतलुज नदी। ठीक। आगे देखे हमने कि इन नदियों पर पाए जाने वाले डैम। तो चिनाब नदी पर बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल डैम पाए जाते हैं, जबकि झेलम पर उरी तथा बारामूला और किशनगंगा जो बांध पाया जाता है वो झेलम नदी की जो सहायक नदी है नीलम पर पाया जाता है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पाया जाता है। इस भाग का जो हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है इसे भाखड़ा, और जो पंजाब वाला हिस्सा है उसे नागल के नाम से जानते हैं। और यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। दुर्मुख बांध पड़ता है किस पर? सतलुज नदी पर। और सवाल क्या है यहां पर कि दुर्मुख बांध किस राज्य में पड़ता है? आगे जाना था हमने गंगा अपवाह तंत्र, और इससे पहले जो हमारा था टॉपिक कि हमने गंगा अपवाह तंत्र में एक छोटा सा भाग आता है पंच प्रयाग का। तो पंच प्रयाग जो बनता है मुख्यतः दो नदियों से मिलकर बनता है, गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी और दूसरी कौन सी साथी आपकी? बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा। तो इसमें मेन जो नदी है वो है साथी अलकनंदा। जब अलकनंदा और कौन सी है साथियों आपकी? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है तो बनता है विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होगा तो बनेगा नंद प्रयाग। फिर पिंडार गंगा और अलकनंदा का संगम होगा तो कौन सा बनेगा? कर्ण प्रयाग। फिर भगवान केदार के मठ से निकलने वाली मंदाकिनी और इससे संगम होगा तो कौन सा बनेगा साथियों?
रुद्रप्रयाग। और आगे जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्रयाग है वो कौन सा है? गंगोत्री और बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा तथा भागीरथी से जब दोनों मिलती हैं तो वहां पर हरिद्वार के पास बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है तो इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। ठीक, आगे जैसे हमने जाना था, जो अगला पेज है हमारा, गंगा के दो शीर्ष स्रोत कौन से हैं? भागीरथी तथा अलकनंदा। देवप्रयाग से आगे बन गई गंगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से नदी कौन सी निकलती है? रामगंगा, और कन्नौज के पास ये इससे मिल जाती है। पीलीभीत के फुलर झील से निकलने वाली गोमती रिवर, जिस पर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ से बढ़कर आगे चलकर गाजीपुर के उत्तर प्रदेश का जो लास्ट जिला पड़ता है गाजीपुर बलिया वाला, वहां से ये मिल जाती है गंगा के साथ। आगे चलती है शारदा, जिसे हम काली के नाम से जानते हैं, और लखीमपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर के इलाके में ये बहुत भयानक रूप देखने को इसका मिलता है शारदा। जो शारदा डैम है, शारदा रिवर फ्रंट है, वो पड़ता है लखीमपुर खीरी में। तो मिलान हिमनद से निकलने वाली शारदा और नेपाल के ममसा तुंग ग्लेशियर से निकलने वाली घाघरा नदी कहां पर मिलती हैं? उत्तर प्रदेश के बहराम घाट के पास मिलती हैं, और आगे चलकर घाघरा नदी में मिल जाती हैं। दोनों घाघरा और शारदा एक एक हो गई। फिर ये आगे घाघरा के नाम से बहती हुई पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। फिर एक नदी आती है नेपाल में, इसको नाम से नारायणी के नाम से, और ये गंडक के नाम से आगे चलकर पटना से थोड़ा सा आगे गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार का शोक कहे जाने वाली साथियों जो कोसी रिवर है, ये कहां से निकलती है? तो नेपाल के गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलती हुई और कहां पर? आगे आकर गंगा में मिल जाती है। साथियों, आज के लिए इतना ही करेंगे और कल पढ़ेंगे हम गंगा की दाएं हाथ की, हाँ बिल्कुल, गंगा की दाहिने हाथ की सहायक नदियां। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।